हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे अमेंडिंग एक्ट आया और फिट्स इंडिया एक्ट आया, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ 1786 और 4 चार्टर एक्ट के बारे में। तो क्या बोलती जनता, करें शुरू, लगाए इंट्रो। बैकग्राउंड। अब तक के भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। उनके रहते हुए भारत में 3 एक्ट आए, पर ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि ये कैसा बंदा है, ना तो ये कंपनी में करप्शन ठीक कर पा रहा है और ना ही ये ठीक से गवर्न कर पा रहा है, और पावर का भी मिसयूज कर रहा है। अब तो इसको हटाना पड़ेगा। फिर किंग जॉर्ज III की नजर पड़ी लॉर्ड कॉर्नवालिस पर उनकी 2 शर्तें थी, जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ 1786। इसमें इंडिया की गवर्निंग के बारे में कुछ नहीं था, बस नए गवर्नर जनरल की 2 शर्तें थी। पहला शर्त ये था कि ये जो काउंसिल में सरकार ने अपनी कमांडर इन चीफ बैठा कर रखी है, उसका भी पावर हमको दो। दूसरा था कि मुझे काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का भी पावर दो। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बात मानी और एक्ट पास करके इंडिया भेज दिया। अब आगे की बात करने से पहले जानना पड़ेगा चार्टर का मतलब। इससे पहले जितने भी एक्ट लाए जाते थे इंडिया में, तो इंडिया के गवर्नर जनरल कुछ माइनर सा चेंज करके इंडिया में लागू कर देते थे। और चार्टर का तो मतलब ही होता है राजा का फरमान, यानी जैसे किंग ने बना के भेजा है, ज्यों के त्यों लागू किया जाए बिना किसी फेरबदल के। एक बात और, जितने भी चार्टर एक्ट आए थे उन सब ने कंपनी रूल को 20-20 साल का एक्सटेंशन भी दिया था, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर। अब आते हैं वीडियो पर वापस। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके 7 साल बाद फिर से किंग जॉर्ज III के कार्यकाल में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट तैयार किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। प्रोविजन। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी कि वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, वो अब से जितने भी आने वाले गवर्नर जनरल होंगे उन सबको भी वो पावर एंजॉय कर सकेंगे। दूसरा, गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर और भी एक्सटेंसिव पावर एक्सरसाइज करने की भी बात की गई। तीसरा, गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए ब्रिटिश क्राउन की परमिशन मैंडेटरी कर दी गई। इससे पहले कंपनी और पार्लियामेंट डिसाइड करती थी, पर अब ये सब ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करेगी। चौथा, कंपनी के एम्प्लॉइज और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करती थी, उनके भी एम्प्लॉइज की पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी के कंधों पर डाल दिया गया कि इंडिया के खजाने से पेमेंट करो। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलग से हर साल 5 लाख रुपए इंडिया के रेवेन्यू से भी चाहिए था। ये था पहला चार्टर एक्ट। अब समझते हैं दूसरा चार्टर एक्ट को, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। बैकग्राउंड। 18th सेंचुरी में यूरोप में खासकर 2 मेजर पावर थे, एक ग्रेट ब्रिटेन जो हम पे रूल कर रही थी, और दूसरा नेपोलियन, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेपोलियन के कंट्रोल में था, और उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इस एरिया में, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिससे कि ब्रिटिश ट्रेडर्स नेपोलियन के टेरिटरी में ट्रेड नहीं कर सकते थे। तब जाकर ब्रिटिश क्राउन को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करनी पड़ी, और बाकी सभी ट्रेडर्स के लिए एशिया और ईस्ट साइड के मार्केट को ओपन कर दिया गया। लेकिन चाय और चाइना की ट्रेडिंग में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली बनी रहेगी। और इस एक्ट ने कंपनी के राजशाही को अगले 20 साल का एक्सटेंशन और दे दिया। इस एक्ट से भारत की धरती पर ऑफिशियली क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिशन दे दिया गया। आम आदमी पर टैक्स लगाना और टैक्स ना चुकाने पर लोगों को पनिश करना, ये अधिकार वहां के लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। इस एक्ट के इफेक्ट से इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए 1 लाख रुपए भी खर्च किए गए। 20 साल बीत गए। इस बार ब्रिटिश क्राउन थे विलियम IV, और बनाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आइए जानते हैं कि इस एक्ट के इफेक्ट से हमारे देश में क्या क्या हुआ। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल कंपनी से हटाकर पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे कंपनी की टेरिटरी पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डेजिग्नेशन को प्रोमोट करके बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उनके हाथों में सौंप दिया गया फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर्स को, और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल। तीसरा,
बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के हाथ से सारा लेजिस्लेटिव पावर हटा के नए बनाए गए गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंडर दे दिया गया। चौथा, ये जो 3 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसी काउंसिल में एक नया मेंबर ऐड किया गया, मकॉले थॉमस बेबिंगटन। यही आगे चलकर हमारे आज के भारत के इंडियन पेनल कोड IPC को ड्राफ्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। पांचवा, इस एक्ट के इफेक्ट से लॉर्ड मैकाले के चेयरमैनशिप में इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया, जिसका काम था सारे लॉ को एक बुक में एक जगह पे सिस्टमेटिकली लिखना। छठा, कंपनी को भारत में इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स की नीड होती थी और इससे पहले इन सर्वेंट्स के नीड को पूरा करने के लिए कंपनी ब्रिटेन से लोग बुलाते थे। एक तो सैलरी बहुत देना पड़ता था और काम करने की एफिशिएंसी भी मैच नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस एक्ट के इफेक्ट से ये नियम बनाया गया कि सिविल सर्वेंट्स को हायर करने के लिए एक ओपन कंपटीशन एग्जाम होगा, जहां इंडियंस भी अप्लाई कर सकेंगे। पर कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया और ओपन कंपटीशन को लागू नहीं किया जा सका। सातवां, ब्रिटिश को ऑफिशियली इंडिया में फ्रीली सेटल होने के लिए अलाउ कर दिया गया। ऐसे ही 20 साल और बीत गए और इस बार ब्रिटेन के किंग थे एडवर्ड 7 और पिछले चार्टर एक्ट को रिन्यू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो देखते हैं कि क्या थे इस एक्ट के इफेक्ट। पहला, इस एक्ट ने भारत पर कंपनी रूल को एक्सटेंशन तो दिया पर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताया, जैसे कि पहले के एक्ट में 20 साल बताया जाता था। दूसरा, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहली बार जोड़ा गया और इनिशियली इसमें 6 मेंबर्स थे, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहते थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के लॉ मेंबर जो कि टेम्पोररीली आए थे, अब उनको प्रमोट करके फुल मेंबर बना दिया गया। तीसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनका काम था लॉ बनाना, उस काउंसिल में पहली बार इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला। 4 इंडियंस को इंक्लूड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से। चौथा, पिछले चार्टर एक्ट में ही ओपन कंपटीशन का प्रोविजन था पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सका, पर इस बार ओपन कंपटीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा और सिविल सर्वेंट्स के लिए इंडियंस को भी मौका दिया गया, जो आगे चलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने 4 चार्टर एक्ट के बारे में समझा और जाना कि कैसे कैसे हम पे ब्रिटिश हुकूमत की गई थी। आने वाले वीडियो में हम कुछ और भी रोचक जानकारियों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।